आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है ए स्मॉल मास अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग रोटेट्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल टॉप एज शोन। तो कह रहा है कि एक पत्थर है, ये एक मेज रखी हुई है, इस पर आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है और जो टेबल है हमारी वो फ्रिक्शनलेस है, घर्षण विहीन ये मेज है हमारी। कह रहा है इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय पुलिंग द स्ट्रिंग काजिंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन टू डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2। कह रहा है अगर हम इस रस्सी जिसके द्वारा ये घूम रही है इसको खींच करके इसकी टेंशन, इसकी रेडियस को 2 के फैक्टर में घटा दें, डिक्रीज कर दें। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले अगर 1 मीटर की रस्सी थी तो इसको खींच के आधा मीटर कर दिए, 1/2, तो 2 के फैक्टर में घटा दिए। तो कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विल। तो जो ये द्रव्यमान घूम रहा है, मास घूम रहा है, अब उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस फैक्टर से चेंज होगी, ये हमको बताना है। तो अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन किया था इसी प्रकार का, तो उसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया था, यानी संवेग संरक्षण का, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। क्योंकि हम जब किसी चीज की कहीं तुलना करते हैं तो हम पहले उस फैक्टर को जरूर आगे लाते हैं जो चेंज ना हो रहा हो, तभी हम किसी चीज की तुलना कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले का 21 का डी विकल्प सही है। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व इसलिए नहीं किया है क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने 19वें नंबर को सॉल्व किया है, इसलिए 21 नंबर क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है, तो इसको सॉल्व नहीं किया गया है। तो देखिए 19वें क्वेश्चन में जैसे हमने किया था सेम उसी प्रकार से करना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेम कोई अंतर नहीं है, r0/2 2 के फैक्टर में कम करना है। तो सेम इसी को देख लेते हैं। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे तो J बराबर mvr होता है या L बराबर mvr होता है। कहीं कहीं पर कोणीय संवेग को J लिखता है, कहीं कहीं पर L लिखा रहता है। तो mvr बराबर mv डैश r डैश, तो m कट जाएगा क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, केवल v और r चेंज होंगे, क्योंकि जब रेडियस चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो v0 r0 मतलब पहले की है बराबर v, अब 2 के फैक्टर में चेंज हो रहा है यानी r0/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर v = 2v0 हो जाएगा, यानी घूमने वाली त्रिज्या आधी हो गई, रेडियस आधी हो गई, तो वेलोसिटी 2 गुना हो गई। तो अगर हम इसको आगे ध्यान पूर्वक समझें तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि वेलोसिटी 2 गुना हो गई। तो मान लीजिए पहले हाफ mv² था काइनेटिक एनर्जी, तो अब कितना हो गया, k बराबर ½ m 2v² हो जाएगा, वेलोसिटी 2 गुना हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा ½ m × 4v² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको देखें तो 2 ब्रैकेट में ½ mv² लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी, रेडियस हमारी आधी हुई है, तो गतिज ऊर्जा देखिए 2 गुना हो जा रही है। वही चीज यहाँ पर लिखा है, नहीं 4 गुना हो जा रही है। हाँ ये 4 हो गया, हाफ यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 और बाहर ½ mv², यानी 4 गुना हो जा रही है काइनेटिक एनर्जी।
ये 4 इधर आ जाएगा, ब्रैकेट में हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। तो 21 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 21 का डी विकल्प सही हो जाएगा, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 4। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो कह रहा है इफ वेक्टर एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर आर एंड टाउ यानी टार्क बी द टार्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन देन। तो वेक्टर एफ हमारा फोर्स है, पोजीशन वेक्टर हमारा वेक्टर आर है और टार्क हमारा वेक्टर टाउ है। ये सब चीजें हैं। तो कह रहा है कि अगर आर और टाउ दे दिया है तो कह रहा है कि द टार्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन देन। तो टार्क क्या होगा? ओरिजिन के अबाउट। तो हमको सीधा फार्मूला पता है कि टार्क इक्वल टू होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, लेकिन अब यहाँ पर डॉट लगाया है तो इस हिसाब से हमको समझना है। तो यहाँ पर देखिए समझने की बात है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन आएगा कि टार्क इक्वल टू वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है। हमने आपको बताया था कि जब क्रॉस के साथ कोई चीज लिखी जाती है तो जो जो क्रॉस में होता है वो एक प्लेन पे होता है और जो दूसरा होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो आर और एफ के बीच क्रॉस है तो आर और एफ एक ही प्लेन में रहेंगे, यानी एक्स वाई प्लेन। कागज में 2 ही प्लेन बनाए जा सकते हैं, एक्स वाई या एक्स जेड या एक्स वाई जेड, मतलब कुल मिलाकर के प्लेन में रहेंगे। तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे वेक्टर आर हो गया और वाई एक्सिस पे मान लेते हैं कि वेक्टर एफ हो गया। तो अब टार्क क्या होगा? आर और एफ के परपेंडिकुलर होगा, यानी यहां पर हमारा जेड एक्सिस में 90 डिग्री होगा, या तो ऊपर को होगा या बाहर को होगा या तो प्लेन के यानी कागज के तल के अंदर को होगा। यह निर्भर करेगा कि रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो जाहिर सी बात है कि आर और एफ के साथ ये 90 डिग्री कोण हो गया, ये भी 90 डिग्री कोण हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि इस दोनों वेक्टर आर और एफ के यहाँ पर हम पेन खड़ा कर दें कागज पे तो हमारी तरफ पेन होगा या अंदर की तरफ होगा, तो इन दोनों के 90 डिग्री पे हो गया। अब 90 डिग्री पे कास 90 डिग्री बराबर 0 होता है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो अगर हम ये टाउ है अगर, तो टाउ और एफ के बीच डॉट निकालें, टाउ और एफ के बीच डॉट निकालें तो टाउ एफ कास थीटा होगा। डॉट प्रोडक्ट में डॉट में कास थीटा आता है, तो थीटा हमारा 90 डिग्री है तो कास 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगी। तो वेक्टर टाउ डॉट वेक्टर एफ या वेक्टर एफ डॉट वेक्टर टाउ इक्वल टू 0। या फिर हम आर और टाउ के बीच निकालें, तो आर और टाउ के बीच फिर 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर टाउ इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट रहेगा तो कास थीटा आएगा, थीटा 90 डिग्री है, कास 90 की वैल्यू 0 है, तो इसलिए यहाँ पर वेक्टर आर डॉट वेक्टर टाउ भी 0 होगा। तो इस प्रकार से 22 का वी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितना आसानी से सवाल निकल रहे हैं, बस थोड़ा सा बुद्धि विवेक आप अपनाइए। तो वही कह रहा है कि टार्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एफ एज वेल एज वेक्टर आर। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर टाउ इक्वल टू 0
एज वेल एज वेक्टर एफ डॉट वेक्टर टाउ इज इक्वल टू 0। बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन द XY प्लेन विद द वेलोसिटी v along द स्ट्रेट लाइन AB। कह रहा है एक कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है, XY कागज का प्लेन है, इसमें मूव कर रहा है और उसकी लीनियर वेलोसिटी v है along ए स्ट्रेट लाइन AB रेखा के में चल रहा है। कराइफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O इज LA व्हेन इट इज एट A एंड LB व्हेन इट इज एट B देन। तो कह रहा है कि किसी AB लाइन के एलांग अगर देखा जाए तो m द्रव्यमान का कण जो कि XY प्लेन में घूम रहा है उसकी वेलोसिटी v है। अब कह रहा है कि अगर AB लाइन में A पॉइंट पर उसका कोणीय संवेग LA है और B पॉइंट पर उसका कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम LB है, तो अब आगे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमको सही विकल्प को बताना है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को अगर हम बारीकी से समझें तो यहाँ पर एक चीज निकल के आती है कि मान लीजिए ये कोई मेज है, इसमें 2 पॉइंट हैं, एक ये A पॉइंट है, एक ये B पॉइंट है। तो A से B तक कोई पार्टिकल चल रहा है। अब A पर एंगुलर मोमेंटम LA है और B पर LB है। तो LA और LB में हमसे रेशियो पूछ रहा है। अब A से B तक वस्तु v वेग से जा रही है, रेखीय वेग से। अब इसमें ध्यान देना है कि अगर इधर को जा रही है और बात एंगुलर मोमेंटम की कर रहा है, वस्तु सीधी रेखा में जा रही है तो लिनियर मोमेंटम की बात होना चाहिए, रेखीय संवेग की। लेकिन एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, मान लीजिए A पॉइंट केंद्र बिंदु ना होता, यहाँ पर होता, तो A पॉइंट पर और B पॉइंट पर हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा, कोणीय संवेग निकालना पड़ेगा। तो कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी पहले हमको समझना पड़ेगा। तो अगर कोई वस्तु XY प्लेन में चल रही है, मान लीजिए ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, तो XY प्लेन इस कागज के तल में हुआ। तो यहाँ पर पेन खड़ा करेंगे तो या तो तल के अंदर की ओर अगर क्लॉकवाइज घूम रही है बॉडी, या तल के प्लेन के परपेंडिकुलर हमारी तरफ कागज के अगर वस्तु एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये हमारे एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग का दिशा होगी। अब हमने पढ़ा है कि कोई वस्तु कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की फार्मूला और इसके डिफिनीशन पर अगर ध्यान दें तो हमने पढ़ा था कि रेखीय संवेग क्या होता है और उस संरक्षित रहने का मतलब क्या होता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु पर कोई संवेग है तो वो कभी परिवर्तित नहीं होगा, कभी बदलेगा नहीं, जब तक कि कोई बाहरी बल आकर के उसमें परिवर्तन न कर दे। इसी प्रकार से कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या था कि कोई वस्तु हमेशा वही कोणीय संवेग रखेगी जब तक कि कोई बाहरी रेखीय संवेग में बल था। कोणीय संवेग में चूंकि वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो बल के साथ आघूर्ण जोड़ देंगे यानी बल आघूर्ण कहेंगे। तो हम कहेंगे कि कोई वस्तु अगर घूम रही है, रोटेट कर रही है, घूर्णन गति कर रही है,
तो उसका कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल आघूर्ण उसकी स्थिति को परिवर्तित न कर दे। तो यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार का कोई बाहरी बल नहीं लग रहा, तो चाहे वो ए बिंदु पर हो या बी बिंदु पर हो, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग उस तल के लंबवत एक समान ही रहेगा, क्योंकि कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, क्योंकि बाहरी बलाघूर्ण कोई नहीं लग रहा। तो ए और बी बिंदु दोनों पर बलाघूर्ण कोणीय संवेग बराबर होगा, यानी एल ए बराबर एल बी। यही चीज हम बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं, 21 में भी पढ़ा, 19 में भी पढ़ा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, यानी कोणीय संवेग संरक्षित है चाहे रेडियस बढ़े या घटे, क्योंकि जिस हिसाब से रेडियस घटेगी तो उस हिसाब से वेग भी घटे बढ़ेगा। अगर त्रिज्या आधी होगी तो वेग दोगुना हो जाएगा, तो आधा और दोगुना कट गया कि नहीं, तो संवेग तो वही रहा ना, कोणीय संवेग। तो इसी प्रकार से यहाँ संरक्षित रहेगा और उसी प्रकार से 23 नंबर में भी संरक्षित रहेगा। तो इसलिए पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इतना हमने आपको समझाया, इसमें बना दिया है फिगर इस प्रकार से, एक्स वाई प्लेन और ये पी दिखाया है। इससे आपको समझ में नहीं आएगा, जैसा हमने बताया वही समझिए। तो मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग का संवेग है कोणीय संवेग। ओपी इज द सेम इधर द मास इज एट ए आर बी पोजीशन। तो ओपी सेम रहेगा चाहे मास ए पोजीशन पर हो चाहे बी पोजीशन पर, यानी लंबवत जो दूरी है एक तरह से वो सेम रहेगी। इसलिए एल ए और एल बी दोनों पोजीशन पर कोणीय संवेग बराबर रहेगा। क्योंकि सदिश राशि है तो क्रॉस में लिखते हैं, जब क्रॉस में लिखते हैं तो हम लंबवत दूरी लेते हैं, तो रेखीय दूरी तो बदल रही है ए और बी पॉइंट पर, लेकिन लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बदल रही है। इसलिए एल ए और एल बी दोनों पर हमारी कोणीय संवेग समान रहेगा। तो 23 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है फाइंड द टार्क ऑफ फोर्स वेक्टर एफ बराबर इतना एक्टिंग ऑन द पॉइंट वेक्टर आर बराबर इतना। तो टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ लगा देंगे और जैसे हमने आपको बताया था आई जे के करके लिखना है वैसे आप लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हमने आपको कई बार बताया है कि पहले आई लिखेंगे फिर खाली जगह छोड़ेंगे, प्लस जे लिखेंगे फिर खाली जगह छोड़ेंगे, फिर के लिखेंगे और खाली जगह छोड़ेंगे और इसका गुणा करेंगे। तो देखिए जब आई लिखेंगे तो पूरा आई को छोड़ देंगे, तो 3 और 5 का गुणा किया तो 15 आ गया, माइनस का चिन्ह लगाया, 1 को गुणा किया तो 1 आ गया। अब जे को लिखेंगे तो जे को छोड़ देंगे, जिसको लिखेंगे उसको छोड़ देंगे और जे वाले में उल्टा कर देंगे। जैसे इसके साथ इसका गुणा करके पहले लिखा, तो अब जे वाले में इसके साथ इसका गुणा करके पहले लिखेंगे, उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा -3, माइनस का साइन लगाया और 7 पना 35, तो माइनस का 35 हो गया। अब आ गया के, तो के लिखेंगे तो जिसको लिखेंगे उसको छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ दिया, फिर इसका गुणा करेंगे तो 7 1 कम 7 माइनस के लिख रहे हैं तो इसको छोड़ दिया, 3 3 को 9 माइनस का, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 9 हो गया। अब इसको लिख लीजिए, तो 15 में 1 गया 14, आई कैप, यहाँ कैप लगा दीजिए, आई कैप है तो आई कैप हो जाएगा। और 35 और 3 38 और माइनस का है तो माइनस लगेगा, तो 38 जे कैप हो जाएगा हमारा, 38 जे कैप, और ये 9 7 16 हो जाएगा, तो प्लस 16 के कैप होगा। यही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही यहाँ पर किया गया है। तो 24 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 में देखिए फिर वही क्वेश्चन है, व्हाट इज द टार्क ऑफ फोर्स वेक्टर एफ इक्वल टू इतना और पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू इतना।
तो अबाउट ओरिजिन। तो अब टार्क निकालना है तो फिर वैसे करना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आप फिर वैसे करिए, हमने आपको बता दिया है। तो 25 खुद करके देखिए, 25 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल टू 5 इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड वी इक्वल टू 3√2 मीटर पर सेकेंड। ये नहीं लिखा है मीटर पर सेकेंड। इन द एक्स ओ वाई प्लेन एलॉन्ग द लाइन वाई इक्वल टू x प्लस 4। करा द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबव द ओरिजिन इज। तो एक मास है m, वो 5 है। इसमें ना किलोग्राम लिखा है ना ग्राम लिखा है। इसी प्रकार इस मास की जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड है, देखिए एक समान गति से चल रहा है और वो है v बराबर 3√2। इसमें जब मीटर पर सेकंड लिखा है ना सेंटीमीटर पर सेकंड। एक्स ओ वाई प्लेन है, उसमें मूव कर रहा है और जिस लाइन पे मूव कर रहा है वो लाइन है y इक्वल टू x प्लस 4। तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। तो केंद्र बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण क्या होगा उस पार्टिकल के लिए, ये हमको बताना है। तो इसको देखते हैं और आराम से करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको छोटी छोटी हर एक बात समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन को फिर समझें और करने का फिर हम लोग प्रयास करते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए। एक कण है जिसका द्रव्यमान m बराबर 5 है और एक समान वेग 3√2 है और x वो y प्लेन में वो मूव कर रहा है। उसके लिए ये समीकरण दिया है y इक्वल टू x प्लस 4 है। तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। तो केंद्र बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग हमको निकालना है। तो एक एक बात को बहुत अच्छे से समझते चलेंगे ताकि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का हमारा फार्मूला होता है वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। इसी प्रकार से बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। और विलासिटी लिनियर विलासिटी v इक्वल टू होता है, इसमें r बाद में चला जाता है, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। तो हमने फार्मूला लिख लिया। अब यहां पर देखिए r और p के बीच क्रॉस है, तो इसका मतलब r और p एक ही प्लेन में होंगे और l इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, कागज के तल के लंबवत, यानी या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर। ये चीज हमको पता चली। अब देखिए क्वेश्चन में हमको दे दिया है y इक्वल टू x प्लस 4, क्वेश्चन में दिया है। तो अगर हम x को 0 मान लें कि x वाला बिंदु जो है केंद्र बिंदु पर है x, तो x की जगह 0 रखेंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम x y प्लेन बनाएं तो ये y बराबर 4 है, यानी O से P, ये y एक्सिस में है, तो O से P के बीच की दूरी 4 है, तो OP हमारा 4 हो गया। तो इस बिंदु पर काट मारेंगे और इस बिंदु से होती हुई एक रेखा खींच देंगे। क्यों रेखा खींचेंगे? क्योंकि ये y इक्वल टू mx प्लस c रेखा का फार्मूला है, तो रेखा खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने रेखा खींच दिया, x एक्सिस को पीछे लाए और ये रेखा खींची, तो यहाँ पर ये थीटा कोण पर मिल रही है। ये जो रेखा खींची और इसको x एक्सिस को पीछे हमने बढ़ाया। अब देखिए क्या होता है कि द स्लोप ऑफ द लाइन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमको इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप कैसे निकालें? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो रेखा का समीकरण है y इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन का फार्मूला है, तो इससे तुलना करना पड़ेगा। तो c की जगह 4 हो जाएगा
और यक्स है ही, और m की जगह 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ नहीं होती तो उसका मतलब 1 होता है, या तो फिर यहाँ 0 होता तो फिर 0 हो जाता। x है, इसका मतलब इसके पहले 1 रहा होगा, तो m बराबर कितना हो गया 1। और m हमारा स्लोप होता है, और स्लोप को हम लिखते हैं tan थीटा। तो m बराबर 1 है तो tan थीटा बराबर भी 1 होगा। अगर tan थीटा बराबर 1 होगा तो थीटा बराबर 45 डिग्री होगा, क्योंकि tan 45 का मान ही 1 होता है। तो इसलिए थीटा हमारा 45 डिग्री आ गया। अब ये अगर 45 डिग्री है तो ये कोण भी हमारा 45 डिग्री होगा, यानी कोण OQP अगर 45 डिग्री है तो ये कोण OPQ भी हमारा 45 डिग्री होगा। ये 100% तय है। क्यों होगा 45 डिग्री? इसलिए क्योंकि x और y एक्सिस के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है और ये 45 है तो ये फिर 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज यानी ट्रायंगल के सारे कोणों का योग या एडिशन 180 डिग्री होता है। तो ये 45 हो गया, ये 90, तो ये 45 ही होगा, क्योंकि 45 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए ये कोण भी हमारा 45 डिग्री हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है। अब इफ वी ड्रा ए लाइन परपेंडिकुलर दिस लाइन लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर OR। अब अगर इस लाइन, ये जो लाइन है हमारी QP, इससे लंबवत अगर कोई लाइन खींचे OR जिसको कहेंगे, तो ये लंबवत लाइन की वैल्यू क्या होगी, इसको ध्यान दें। जैसे ये QP लाइन है तो ये कोण थीटा है, तो ये cos थीटा के साथ जाएगा। इसके दो कंपोनेंट अगर कर दें इस लाइन के, तो ये cos थीटा के साथ, क्योंकि पास में cos, तो थीटा के पास cos, और ये लंबवत हमारा ये क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। sin थीटा हमने आपको बताया, पास में cos, सामने sin। तो कुल मिला करके यहाँ पर देखिए OP sin थीटा लिखा है और थीटा 45 डिग्री है, तो 45 लिख दिया। तो OR बराबर OP sin 45, यानी ये OR बराबर, ये ऐसे परपेंडिकुलर गया था, तो ये लाइन कहें या OP कहें एक ही बात है, क्योंकि OP के समांतर है जो हमने खींचा था sin थीटा। तो ये OP sin थीटा बराबर OR हो जाएगा। ये बात निकल करके सामने आ गई, क्योंकि OR के दो घटक है हमारे, OR के नहीं QP के एक तो OP cos थीटा, OQ cos थीटा, और ये वाला OP sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये sin थीटा वाला इसके पैरेलल है, तो हम OP sin थीटा कह सकते हैं। तो OR बराबर OP sin थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस लाइन के दो घटक किए, तो ये थीटा है तो ये वाली भुजा में cos थीटा आ गया, और इस वाली भुजा में sin थीटा। तो ये sin थीटा वाला OP के समांतर है, इसलिए OP में sin थीटा जाएगा और OQ में cos थीटा जाएगा। तो OR बराबर OP sin थीटा होगा, और थीटा 45 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर 45 रख दिया। तो OR बराबर OP sin 45। अब देखिए जो OP की वैल्यू है ये 4 है, हमने पहले ही निकाली है। OP बराबर 4 यहाँ से, तो 4 निकल के आ गई, तो 4 रखा और sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये आ गया 4/√2, यानी 2√2 आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल गोइंग अलोंग दिस लाइन, तो अब R ही निकालना था, L = R क्रॉस P।
तो आर निकाल लिए, पी हमको पता है पी इक्वल टू एम वी, तो एम 5 दिया है, वी 3√2 है, और आर ये निकाल लिया, सारी वैल्यू रखी तो आ गया 60 यूनिट। तो इस प्रकार से देखा जाए अगर तो 26 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 26 का ए विकल्प करेक्ट है। अब 27 नंबर क्वेश्चन आ जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।